दर्शकों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार न्यूज़ प्रंतर 24 से। आपको याद होगा लगभग एक साल पहले एक मुद्दा गरमाया था जब एसडीएम राजपुरा, तहसीलदार राजपुरा और डीएसपी ने इमिग्रेशन के ऑफिस पे छापेमारी की थी। खास निशाना बने थे थिक्स और कथूरिया। उसके बाद काफ़ी कुछ चलता रहा, लेकिन अंततः कोई नतीजा नहीं निकला और लगता यही रहा कि मामला ठप हो गया। लेकिन कल फिर एक इमिग्रेशन के ऑफिस में सीआईए की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी की। लगभग 20-25 जो थे इमिग्रेशन के ऑफिस, उनके कईयों के ऊपर एफआईआर भी हुई बताया जाता है। 5, 6 या 7 कितने भी हैं अभी सामने नहीं आ पाया। और कल से ही ये चर्चा का विषय बना है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। जब हम इसकी तह तक पहुँचे तो आपसे अभी मिलवा रहे हैं उस शख्सियत के साथ जो इस सारे मुद्दे के पीछे, इस सारी कहानी के पीछे बैकग्राउंड में काम करता रहा, ताकि आम जनता, आम लोग लूटते ना रहें इस तरह जैसे इमिग्रेशन ऑफिस वाले लूट रहे थे जनता को। वो है हमारे साथ एक्शन पंजाब के चीफ एडिटर प्रदीप चौधरी। आइए बात करते हैं प्रदीप चौधरी जी से। जब एक साल पहले प्रदीप जी ये मुद्दा उठा था, जब डीएसपी, एसडीएम राजपुरा, तहसीलदार राजपुरा छापेमारी की, तो साल हो गया तकरीबन, मुद्दा दब गया एक बार। फिर आपके माइंड में कैसे आता रहा कि आप फिर लड़ाई लड़ी ये? सर, जैसे आपको पता ही है कि भी पंजाब में इमिग्रेशन सेंटर्स का हमेशा पाना सिद्धू जी, मेरे बड़े भाई, ठीक है, वो मुद्दा उठाते रहे हैं कि भी इमिग्रेशन सेंटर वाले बहुत ठगी करते हैं। और जैसे हम पत्रकारी भी करते हैं तो लोग हमें काफ़ी शिकायतें कर रहे थे कि भी उस इमिग्रेशन सेंटर ने इतनी ठगी कर ली, उस इमिग्रेशन सेंटर ने इतनी ठगी कर ली। तो बीच में जब ये रेड्स का भी बात भी की है आपने कि भी थिक्स और कथूरिया के ऊपर रेड पड़ी है, तब इस सारे मामले में मैं इन्वॉल्व हो गया था कि भी क्या कारण है। तब मेरे पास कुछ इनका डाटा भी आया था। वो डाटा तकरीबन 12 GB का डाटा है, जिसे जब मैंने देखा, उसको चेक किया, तो मैं बहुत हैरान हो गया कि वर्क वीज़े तक उस डाटा में मौजूद थे कि भी जब एसडीएम साहब और डीएसपी साहब जो पिछले बार थे, उन्होंने जब रेड्स की थी, साथ में जीएसटी वाले भी थे, तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था उनका। तो उसमें वर्क वीज़ा या आपको ये पता होगा एक्सपीरियंस वगैरह लिया जाता है बाहर जाने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ के इतने मोटे पैसे इन्होंने लिए। वर्क वीज़ा से पहले थोड़ा सा आप दर्शकों को ये बताइए कि इमिग्रेशन ऑफिस वालों को क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए और वर्क वीज़ा के लिए क्या ख़ास वो है कि हमारी जानकारी के हिसाब से राजपुरा के अंदर किसी के पास वर्क वीज़ा की अथॉरिटी नहीं है। तो ज़रा दर्शकों को ये बताइए डिटेल में, इससे चर्चा फिर से जारी रखेंगे। जब मेरे पास वो डाटा आया तो मैंने उसमें देखा कि भी वर्क वीज़े आम लगे हुए हैं। तब मैंने इसके बारे में स्टडी करनी शुरू की कि ये लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए। एक तो लाइसेंस होता है इमिग्रेशन वाला कि भी वीज़ा लगवाने का, कि भी कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, उसके पासपोर्ट ले लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। एक स्टडी वीज़ा होता है, स्टडी वीज़े पे भाई पढ़ाई करने जा रहा है बाहर। जो वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा का जो लाइसेंस है वो कोई छोटा लाइसेंस नहीं है। वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों के पास होगा। पर बड़ी हैरानी होती है कि भाई राजपुरा में इतने इमिग्रेशन सेंटर है जिन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वर्क परमिट, वर्क वीज़ा। तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का ये वर्क वीज़ा बनता है, और वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बनता है वो। और उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि भी 1000 बंदा जो है वो आपने बाहर भेजना है, उस कंपनी को भेजना है। लेकिन जो 1000 बंदे का भेजने का होता है वो तो एक साइड पे पड़ा रहता है। ये लोग लगातार कि भी हमारे पास तो वर्क वीज़े का है कि भी हम वर्क वीज़ा लगा सकते हैं, ये लोग ऐसे करके वर्क वीज़ा भेजी जाते हैं। लेकिन राजपुरा में जहाँ तक मेरे को आइडिया है, डिस्ट्रिक्ट में भी किसी के पास वर्क वीज़ा का लाइसेंस नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब ये लोग 2 इमिग्रेशन ऑफिस वाले निशाना बने, जिनका नाम अभी मैंने लिया था, उसके बाद ठप हो गया। उसमें वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ पेपर्स भी इनके हाथ लगे थे।
तो क्या आप सोचते हैं कि प्रशासन चुप रहा, सब कुछ उनके ध्यान में था फिर भी चुप रहे वो, और ये काम बेखौफ जारी रहा? बिल्कुल सही है कि प्रशासन चुप रहा। तभी जब आपको मैं अपने दस्तावेज के बारे में बताऊंगा तब भी आप हैरान हो जाओगे कि भी इतना कुछ, चलो मैं कहता हूँ कि भी प्रशासन का ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, मैं एक तरफ ये मान लेता हूँ, लेकिन हमने तो उनको हर चीज़ बताई कि ऐसा कुछ हो रहा है। और जो पहली लेटर मेरे को डीसी दफ्तर से आई उसमें साफ साफ इन्होंने हिदायत दी थी डीसी साहब ने कि भी आप, एसएसपी साहब को जब इन्होंने हिदायत दी थी कि आप 10 दिन के अंदर अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दो। इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे उन्होंने कि किसी का लाइसेंस है या नहीं है, कोई जहाँ का लाइसेंस उसने लिया हुआ जो पता है उसका पता सही होना चाहिए, उसी पते पे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको राजपुरे में कई ऐसे दिखा देता हूँ कि जो लाइसेंस है वो कौन से पते का है और बैठे कौन से पते पे है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। थक हार के मैंने ये शुरू किया, देख लो तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए मेरे को इस चीज़ के पीछे भागते। कभी चंडीगढ़ भाग रहा हूँ, कभी पटियाला भाग रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ। ये तो भला हो अमित पुरी जी का, जिन्होंने मेरे को मायूस होते होते इन्होंने मेरा साथ दिया और आज इस अंजाम तक पहुँचे हैं कि जो कसूरवार है, अब तो हम कह सकते हैं कि भी ये जो कुछ ठग लोग, हम कह सकते हैं क्योंकि अब पर्चे दर्ज हो चुके हैं। अब ये नहीं बता सकते कितने बंदों पे हुए हैं कि भी कोई कह रहा है 6 पे हुए हैं, कोई कह रहा है 7 पे हुए हैं, कई अननोन्स पे भी कह रहा है कि भी पर्चे दर्ज हुए हैं। ये मतलब ठगी तो ये मार रहे थे, पर्चा दर्ज होने का ये पता लग गया। तो क्या आप सोचते हैं कि अब थोड़ा आपको लगता है कि जैसे इंसाफ मिला, कि कार्रवाई तो हुई कम से कम, क्या ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा? देखो वैसे मैं ये कह सकता था कि भी ये तो प्रशासन ने देखना है, लेकिन जब इसमें डीएसपी साहब विक्रमजीत सिंह बराड़, जिनका नाम और काम वो बोलता है, बच्चे बच्चे को पता है, जब उनके हाथ में ये आई, जब उन्होंने मुझे बुलाया 6 महीने 25/9/2023 से मैंने शिकायतें डालनी शुरू करी हैं, जब उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और इस सारे मामले के संबंध में जानकारी ली, मैं उसी दिन से ना चैन की नींद सोने लग गया कि शायद अब कुछ होगा, और वो हुआ भी है। मैं एसडीएम राजपुरा, डीएसपी साहब और डीसी साहब, मैं तीनों को कहूँगा, और साथ में जो डीएसपी साहब की टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है। बहुत धूप थी कल, वहाँ पे खड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी टीम ने प्रॉपर काम किया है। मैं कहता हूँ उन्होंने पानी भी नहीं पिया होगा कि हम देखते रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है इस चीज़ में। जो लोग इस रेड से बच गए, हाँ कुछ लोग फरार हो गए, लेकिन उसमें प्रशासन का कसूर नहीं है। नहीं, कसूर की नहीं मैं कह रहा, क्या आप सोचते हैं उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। बराड़ साहब ने आज भी हमें बुलाया था। बराड़ साहब ने, क्योंकि मैं बीच में ना, बराड़ साहब ने जब मुझे बुलाया था उसके बाद मुझे फिर लगा था कि भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो बराड़ साहब ने हमें 2-3 दिन पहले फिर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि भी प्रदीप तू चिंता ना कर, टेंशन ना ले, ये काम करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता तो ये भी हाथ ना लगते, अगर प्रशासन की मिली भुगती होती तो ये भी हाथ ना लगते। बिल्कुल मुझे उम्मीद है, बराड़ साहब पे बिल्कुल उम्मीद है कि जो रह गए, क्योंकि मैंने 24 से 25 लोगों का नाम दिया था जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और मेरी अमित जी से भी यही आज सुबह चर्चा हुई है कि अमित जी की भी अभी भी हमने यहाँ पे बैठना नहीं है, इसको हम मानयोग अदालत में लेके जाएंगे इस सारे मैटर को। डीएसपी बराड़ है तो आपको उम्मीद है कि बिल्कुल है, ये मुकाम तक पहुंचेगा? बिल्कुल है। इसी वजह से मान लीजिए अगर ये मामला ठप हो जाता है फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? हम मानयोग अदालत का रुख करेंगे, अदालत का रुख करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए, ये हमारे साथ थे प्रदीप चौधरी, एक्शन पंजाब के चीफ एडिटर। बात करते हैं, हमारे साथ हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट अमित पुरी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कानूनी पक्ष क्या कहता है, इसके बारे में क्या प्रावधान है। अमित जी, आप ये बताइए
कि इसमें अब जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर अभी कॉपी नहीं आई, किस किस सेक्शन में उन्होंने किया है, क्या सेक्शन लगाई हैं, एक नॉर्मल वे से लेमैन के लिए ये बताइए कि क्या प्रावधान इसमें कानून में है। देखिए जी, इसमें पहली बात तो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट बिना लाइसेंस के चल ही नहीं सकता। जो इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसमें ये है कि सेक्शन 13 है जो एक्ट है, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012, इसके हिसाब से सेक्शन 13 के हिसाब से कोई भी बंदा बिना लाइसेंस के इंस्टीट्यूट खोल ही नहीं सकता, किसी प्रकार की कोई इमिग्रेशन जो एक्टिविटीज हैं उसको चला ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा करता है, किसी के पास बिना लाइसेंस के वो कार्रवाई करता है, कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, लोगों के साथ चीटिंग की जाती है, फ्रॉड किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कम से कम 3 साल की सजा होना लाजमी है और 5 लाख तक का जुर्माना भी कोर्ट की तरफ से लगाया जा सकता है। ये है ह्यूमन स्मगलिंग में। ह्यूमन स्मगलिंग, चाहे वो इमिग्रेशन का लाइसेंस ना हो तो सेम प्रोविज़न है, कोचिंग का ना हो आइल्स की तो भी सेम प्रोविज़न है। देखिए ये सारी जो इमिग्रेशन से जुड़ी चीजें हैं जिसमें हर तरह के जो गए साम दाम दंड भेद हर चीज को अपनाते हैं कि किसी भी तरह से पैसा कमाया जा सके, लोगों को बाहर भेजना है, कोई फंड शो करना है, एक्सपीरियंस शो करना है, क्योंकि कहीं कोई एजुकेशन में गैप होता है उसको शो करना है, उसके लिए लाखों रुपया लिया जा रहा है। और ये सारे इसी एक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं। इनके खिलाफ 420 के तहत भी कार्रवाई होगी, यानी कि इंडियन पिनल कोड के हिसाब से भी कार्रवाई होगी और इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। और अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, किसी को कोर्ट कन्विक्ट कर देता है, तो उसकी ये लायबिलिटी भी बनती है कि उसने जिस बंदे के खिलाफ ये ठगी की है, चीटिंग की है, तो उसे उसको रीजनेबल कंपनसेशन भी देनी होगी। चावला साहब, इसमें एक हैरानी की बात ये भी है, कुछ लोग मतलब किस तरीके से प्रशासन को बेवकूफ़ बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोगों के पास इमिग्रेशन का लाइसेंस है, आइलर्स पीटी का लाइसेंस नहीं है, और वो भी नामी इमिग्रेशन सेंटर जिनका नाम बोलता है। और आप हैरान हो जाओगे, बिना लाइसेंस के मतलब आइलर्स पीटी करा रहे हैं, जीएसटी का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो, ठीक है। और बोर्ड राजपुरा के, मैं तो हैरान होता हूँ कि भी प्रशासन के ऊपर बोर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं कि हम 18 साल से बैठे हुए हैं, आइलर्स पीटी करा रहे हैं। मतलब क्या वो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। पिछली जो रेट की बात कर रहे हैं आप, तब भी जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो पिछली एसडीएम मैडम थी वो इनको कह के आए थे कि तुमने आइलर्स पीटी नहीं कराना। लेकिन हैरान हो जाएंगे आप, अनाज मंडी में जो पुरानी अनाज मंडी है वहाँ पे आप जाकर देखिए इंस्टीट्यूट, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं आइलर्स पीटी के, और लाइसेंस उनके पास है नहीं। क्या जीएसटी को नज़र नहीं आ रहा कुछ भी? वो कह के आए थे कि आपने आइलर्स पीटी नहीं कराना आज के बाद, किसी का डर नहीं। कौन सी पावर ये जेब में रख के घूम रहे हैं। और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, फेसबुक पे सरेआम कह रहे हैं हमारे पास आओ, हमारा वीज़ा ही नहीं कैंसिल होता। ये आपने बहुत स्टडी किया है इसको, लास्ट मेरा वो है, इस बारे में मेहनत किया, पढ़ा है काफ़ी कुछ आपने। आप बाय प्रोफेशन वकील हैं। वर्क वीज़ा में एक लूप होल बताया जाता है कि वर्क वीज़ा में इमिग्रेशन ऑफिस वाला कहीं साइन नहीं करता, डायरेक्ट कैंडिडेट से करते, सारा बैकग्राउंड में सारा इमिग्रेशन वाले करते हैं, लेकिन उससे साइन उससे कराए जाते हैं सिर्फ एप्लीकेंट से, और इमिग्रेशन ऑफिस का कोई उसमें साइन नहीं करता, जो एक मेजर लूप होल है इसमें। उसके बारे में क्या कहें आप? देखिए जी, लूप होल, पेमेंट ली जा रही है, साइन वो करवाएं या ना करवाएं, लेकिन वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो एक चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं कि हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे, हम आपको आपका स्टडी वीज़ा मिलेगा, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। लोगों को वो श्योरिटी देते हैं। बोर्ड से हम पैसे ले रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ना हो जी, लोगों को पता है लोग कहाँ जा रहे हैं। ये अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसीलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है, नहीं तो पुलिस किसी को अरेस्ट ही नहीं कर सकती। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे प्रूफ आए हैं कि ये ठगी मारी जा रही है, ये ओपनली सारा कुछ सारे शहर में किया जा रहा है, तब भी पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। चावला साहब, चाहे वो साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो साइन इसलिए नहीं कर रहे कि भी हमने तो ये वर्क वीज़ा लगवाया ही नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके बोर्ड कह रहे हैं, जिसके ऊपर सरेआम लिखा हुआ है वर्क वीज़ा, क्या प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा कि ये वर्क वीज़ा कैसे लगवा के? अगर मेरी किराने की दुकान है, मैंने वहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास घी मिलता है,
तो घी मिलता होगा ना मेरे पास। मैंने ऐसे तो नहीं लिख दिया ऊपर कि मेरे पास घी मिलता है जी आजू। उन्होंने वर्क वीज़ा लगाया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई हम मानयोग अदालत का रुख करेंगे। नहीं, बताया जाता है जैसे हमारे अपने जो जानकार हैं इसके बारे में कि वर्क वीज़ा का राजपुरा में किसी के पास नहीं है, लेकिन 90% लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप जी, अमित जी। दर्शकों, यह सब आपके सामने कैसे गोरख धंधा पनप रहा है। शायद राजपुरा के बारे में तो हम कह ही सकते हैं, हमारे सामने है वो, लेकिन पूरे पंजाब में ये मशरूम है धंधा। कैसे इस पे रोक लगेगी? एक किसान का बेटा है, वो ज़मीन बेचता है और पैसे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाता है। ऐसे राजपुरा में भी कई किस्से हुए हैं जो वहाँ जाके फंस गए, अटक गए। तो ये कैसे गोरख धंधा बंद होगा? आम पब्लिक को जागरूक होना चाहिए इसके बारे में कि ऐसे कामों में मत फंसे, सही तरीके से बाहर जाएं ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।